हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10 ज्योग्राफी में चैप्टर 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग के सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमारा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या है पहला, कोयला किस प्रकार का संसाधन माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए, कोयले को हम अनवीकरणीय संसाधन मानते हैं। एक बार ख़त्म हो जाए लाखों वर्ष लग जाते हैं और ये जीवाश्म ईंधन भी है, यानी ये जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से बना है, यानी पेड़ पौधे के, समझ गए। तो ये अनवीकरणीय संसाधन माना जाता है कोयला। तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही होगा। दूसरा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो ये दूसरा होगा पुनः पूर्ति योग्य, यानी ये हमेशा बनते रहता है, सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। तीसरा है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र का विशेष राष्ट्र यानी देश की बात की गई है, ठीक है। यानी उस देश के कितने किलोमीटर के अंदर वो आर्थिक क्षेत्र उसका होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ किलोमीटर की बात की गई है, तो इसका क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तट रेखा के 200 किलोमीटर दूरी तक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। लेकिन तो यहाँ पे नॉटिक माइल दिया गया है, तो ये ना हो कि यहाँ पे किलोमीटर होगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद चौथा देखिए, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो यहाँ पे देखिए, डाकुओं की जो अर्थव्यवस्था होती है वो अनियोजित विदोहन करते हैं, ठीक है। यानी डाकू जो संसाधन वो प्राप्त करते हैं वो अवांछित गैर कानूनी तरीके से प्राप्त करते हैं, लूटपाट के प्राप्त करते हैं। उन्हें संसाधन का महत्व पता नहीं होता, ठीक है, यानी उन्हें कोई श्रम नहीं करना पड़ता। तो इसका क्या होगा, अनियोजित विदोहन करते हैं, समझ गए आप। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा हमारा। इसके बाद देखिए पांचवा सवाल, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, ठीक है। तो देखिए, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन सारे आते हैं। तो समुद्र जीव जो है वो 12.2 किलोमीटर राष्ट्रीय संसाधन ये सीमा निहित होती है। तो यहाँ पे 200 है, ये मिसप्रिंट है, तो आपका होगा 12.2 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। तो इसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हुए हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला है संसाधन की परिभाषा कीजिए। क्या है रिसोर्सेस, उसकी परिभाषा करना है हमें। तो संसाधन की परिभाषा हम ऐसे करेंगे, संसाधन यानी रिसोर्सेस हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, ठीक है। और जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी यानी तकनीक होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, ठीक है, यानी वो कानूनी तौर पे भी मान्य हो, सांस्कृतिक रूप से भी मान्य हो। जैसे जल, खनिज, खनिज में बहुत सारे आ जाएंगे, लोहा आ जाएगा, ठीक है, अवरक, ये सारे, मिट्टी, मानव निर्मित संसाधन इत्यादि। तो ये क्या समझ में आया आपको। साधन की परिभाषा को जब हम गौर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारे पर्यावरण में हम जितनी वस्तुओं से घिरे हुए हैं और जिनका हम उपयोग करते हैं, चाहे वो कलम हो, कॉपी हो, सभी संसाधन हैं, ठीक है। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में वो भागीदारी होती है जो वस्तुएं, वो सारी संसाधन कहलाती हैं, ठीक है। और संसाधन बनते नहीं, बनाए जाते हैं। और इसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी होना चाहिए, तकनीक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी तो हम बनाएंगे, ठीक है। जैसे लकड़ी से हम टेबल बना दे, कुर्सी बना के, तो वो ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा। जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, यानी कहने का मतलब सांस्कृतिक रूप से भी मान्य हो, इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से भी मान्य हो, यानी ऐसा कोई संसाधन ना बना दे जैसे बम बना दिए, ठीक है, जिससे मानव जाति के लिए वो नुकसानदायक हो, उसकी संस्कृति सभ्यता के लिए ऐसा नहीं है वो संसाधन। तो वही संसाधन कहलाते हैं जो हम उपयोग में लाते हैं, जो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। समझ में आ गया। तो ये संसाधन की परिभाषा हो गई आपकी। दूसरा सवाल देखिए, संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। संभावी मतलब संभावना वाले, अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य की संभावना हम व्यक्त करते हैं। संचित कोष मतलब स्टोर संसाधन है, ठीक है, हम इसका भी इस्तेमाल नहीं करते, ये स्टोर किया हुआ है। तो दोनों में हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, संभावी संसाधन को हम जब देखते हैं तो ये भविष्य में उपयोग लाने वाली ये संभावना के तौर पे ये माना जाता है। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, ठीक है, तो जिसका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम और महंगा है, अभी इस्तेमाल में हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया संभावित संसाधन। और दूसरा है संचित कोष संसाधन, ठीक है, और ये भविष्य की पूंजी है, इसका भी इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। हम भविष्य को लेकर ये देखते हैं। जैसे हम नदी जल को भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करें तो हम जल विद्युत बना सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, हम कैसे करेंगे काफ़ी अच्छे से।
तो देखिए हम इसका आंसर हमें इस तरीके से लिखना है, ठीक है, अलग अलग खंडों में। पहला है संभावित संसाधन और दूसरा है संचित कोष संसाधन, ठीक है। तो ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसका उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है, जिसका उपयोग अभी हम नहीं कर रहे हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र के खनिज, ये संभावित संसाधन हो गया। संचित कोष संसाधन की बात की जाए तो ये भी भविष्य की पूंजी है, ठीक है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे नदी का जल से हम जल विद्युत बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये संचित कोष संसाधन हो गया। तो दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। तीसरा सवाल देखिए, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। इसका क्या मतलब है? अगर हम संसाधन संरक्षण का मतलब है संसाधन को बचाना, उसको बचाव करना, ताकि भविष्य को हम उसका उपयोग कर सकें, तो संसाधन बचाने की क्या उपयोगिता है, जो आवश्यकता है संसाधन बचाने की, उससे हम क्या लाभ है, क्यों बचाएं, उसकी उपयोगिता को हमें लिखना है। तो देखिए हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, यदि हम विभिन्न संसाधनों का अत्यधिक एवं अनावश्यक उपयोग करें तो ये समाप्त हो जाएंगे तथा भावी पीढ़ी, ये जो आने वाली पीढ़ी होती है, ठीक है, वो भावी पीढ़ी हो गई, भावी पीढ़ी के सम्मुख अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अतः संसाधनों की संरक्षण आवश्यकता, जो यही इसकी उपयोगिता होगी। क्या समझ में आया? अगर हम उपलब्ध अभी जो प्रेजेंट में संसाधन है, जैसे जल है, ठीक है, जल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खनिज हो गया, इसको हम अगर ख़त्म कर दें तो आने वाली जो पीढ़ी है उसको ये परेशानी हो जाएगी, वो नहीं मिल पाएंगी, ठीक है, क्योंकि संसाधन तो लिमिट है। समझ में आ गया? तो यही इसकी उपयोगिता है, इसे बचाने की। तो ये आपका आंसर हो गया। चौथा सवाल देखिए, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। काफ़ी आसान सवाल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। संसाधन निर्माण में तकनीक यानी टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है? तो कहा जाता है कि संसाधन बनते नहीं, बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? मानव द्वारा। अगर देखिए कोई लोहा है तो लोहा से क्या बना देता है? मानव। लोहा से मानव बना देगा, वाहन बना देगा, कोई मशीन बना देगा, कार बना देगा, बाइक बना देगा, बस बना देगा। कैसे बनता है? वो लोहे से ही बनता है, ठीक है। और तो वो कैसे बनाता है? ये अपने ज्ञान तकनीक के द्वारा ही बनाता है, टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। संसाधन, तो हम कह सकते हैं संसाधन निर्माण में तकनीक की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं तब तक संसाधन रूप नहीं लेती जब तक कि हम किसी विशेष तकनीक के द्वारा उपयोग नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे नदियों से बहते जल से बिजली उत्पन्न करना, नदियों से जो जल बहता है वो बहते जाता है, लेकिन हम अपने तकनीक के द्वारा उससे बिजली उत्पन्न कर लेते हैं। पवन चक्की से विद्युत धारा उत्पन्न कर लेते हैं। खनिजों के प्रयोग करना, यहाँ पे लोहे की बात की गई है, तो बहुत सारे खनिज होते हैं, तो उसका हम प्रयोग करके हम उसको और भी बेहतरीन उपयोगी बना डालते हैं। जैसे लोहे से कोई वाहन बना देते हैं, तथा अन्य प्राकृतिक वस्तुओं से भी उपयोगी हम बनाते हैं। अन्य प्राकृतिक वस्तुओं से उपयोगी साधन बना पाते हैं, जैसे लकड़ी से कोई हम टेबल बना दिए, फर्नीचर बना दिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको संसाधन बना डालते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक पहला, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। इसका क्या मतलब है? सतत विकास का क्या मतलब है? तो संसाधन के विकास में सतत विकास, सतत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू, जारी रहना। विकास का मतलब आप समझते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। तो सतत विकास की अवधारणा का मतलब है कि वर्तमान समय में जितने भी संसाधन मौजूद हैं अभी वर्तमान समय में, वर्तमान पीढ़ी के लिए हम उसका उपयोग ऐसे करें ताकि वो आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी वो बना रहे, उसकी कमी ना हो, ठीक है। जैसे जल का अति दोहन, अति उपयोग ना करें, अगर हम कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे क्या है? ये सीमित संसाधन है। तो इसका उपयोग हम इस तरीके से करें कि वो हम वर्तमान की ज़रूरतों को भी पूरा करें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसका कोई दिक्कत ना हो। समझ में आ गया? तो इसी को कहा जाता है संसाधन का सतत विकास की अवधारणा। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे, आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है की अवधारणा के कारण मानव ने इसका अनाधून दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं, ठीक है। यानी जंगलों की ज़्यादा कटाई की, खनिजों का ज़्यादा उपयोग किया,
तो ये हमें पहले आपको यहाँ तक लिखना है और उसके बाद यहाँ से आपको करना है संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है, इससे वर्तमान को बिना क्षति पहुँचाए। ठीक है, जो वर्तमान में हमें अब इसका उपयोग काफ़ी अच्छे से करेंगे। ठीक है, भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनज़र वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा को सतत विकास, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, जिससे वर्तमान विकास के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। ये आपको समझ में आ गया, तो यहाँ तक इसका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए, स्वामित्व के आधार पे, मालिकाना आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन हमें करना है। तो देखिए आपको कहाँ से करना है इसका आंसर। स्वामित्व के आधार पे संसाधन 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहले ये लाइन लिखना है और इसके बाद आपको प्रत्येक के बारे में लिख लेना है थोड़े थोड़े। जैसे पहला व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जो खास व्यक्ति के विशेष अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जैसे कोई ज़मीन का टुकड़ा, भूखंड, घर, अन्य जायदाद, ठीक है, जिस पे लोग का निजी के अधिकार होते हैं, जैसे बाग बगीचे, तालाब, कुआं इत्यादि। कि ऐसे संसाधन हो सकते हैं जो निजी व्यक्ति का इस पे अधिकार होता है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत हो गया। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, यानी ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर इसका अधिकार होता है। ये सार्वजनिक माने जाते हैं। कौन से? तो देखिए मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक भवन, तालाब, ये सारे, तो ये सामुदायिक संसाधन हो गया। और तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। कानूनी तौर पे तो ये राष्ट्र का होता है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, ये सार्वजनिक तौर पे इसे हम आम जनता के हित में ये उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय संसाधन हो गया। अब इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी हो गया, तो ये आपको लिख लेना है। समझ गए आप ये चारों? तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त होता है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, समझ गए?